बहुत टाइम ले लिया आज मैंने तुम्हारा, बट कोई ना। बच्चे थोड़े कल मुझे डिप्रेशन में दिखे थे, मैंने सोचा कि चलो इन बच्चों को ठीक कर दिया जाए। सुनो बेटा, इधर मैंने आपको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन पढ़ाए थे, और बेटा उसमें किसके हार्मोन को डिस्कस किया था? पार्स डिस्टेलिस। इसके बाद बेटा मैं हार्मोन शुरू करूंगा पार्स इंटरमीडिया और पार्स नार्वोसा के। सुनो बेटा, इधर ध्यान दीजिए। एक हार्मोन बेटा जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा एमएसएच। सुनो बेटा, एमएसएच के बारे में पहले तो मैं एक बात बता दूं कि एमएसएच का बेटा नाम क्या है? मेलेनोसाइट। बोलो ना बेटा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सुनिए बेटा इधर, अगर इस मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मैं आपसे बात करूं तो बेटा इतना तो आपको पता है कि इस हार्मोन का यदि बेटा मैं आपको सिक्रीशन बताऊं तो आप सब जानते हो बेटा कि इसका सिक्रीशन जो होता है वो कहां से होता है? बोल दो ना बेटा, पार्स इंटरमीडिया से होता है कि नहीं होता बेटा? और अगर मैं इसका आपको फंक्शन बताऊं कि इसका फंक्शन क्या है तो सुनना बेटा, मैं एक बात बता देता हूं आपको। मान लीजिए बेटा, ये बेटा मैंने आपकी स्किन को ड्रॉ किया, और बेटा एनिमल की जो स्किन होती है, इस स्किन के अंदर बेटा कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, और ये जो सेल्स होती है बेटा इनका नाम होता है मेलेनोसाइट सेल्स। कौन सी सेल है बोलो बेटा? ये मेलेनोसाइट सेल्स। अब सुनो बेटा क्या कुछ होता है, ध्यान दीजिएगा इधर। इन मेलेनोसाइट सेल्स के ऊपर बेटा पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होके कौन आता है? एमएसएच। और बेटा इस स्किन के ऊपर इस एमएसएच के कौन होते हैं? रिसेप्टर। और जैसे ही बेटा ये एमएसएच इन मेलेनोसाइट सेल से बाइंड करता है, इन मेलेनोसाइट सेल से बेटा एक हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है जिसका नाम होता है बेटा मेलानिन। क्या नाम होता है बेटा? मेलानिन। एक बात बता दूं बेटा मेलानिन के बारे में कि बेटा मेलानिन का जो फंक्शन होता है वो होता है बेटा पिगमेंटेशन। मतलब मैं सिंपल सी आपको एक बात बोलता हूं, सुनना बेटा। पिगमेंटेशन जो होता है ना, पिगमेंटेशन बेटा मान लो किसी का भी, चाहे स्किन हो चाहे स्किन के बेटा डेरिवेटिव्स हो, जैसे आपके हेयर है, ये ब्लैक क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। मेलानिन जितना ज्यादा होता है ना बेटा उतना ही ज्यादा डार्क कलर होता है। मतलब मैं एक चीज बोलूं आपको, जैसे मान लो जैसे आपके हेयर से ब्लैक है, एकदम आइरिस से ब्लैक है, क्यों है बेटा? यहां पर मेलानिन बहुत ज्यादा है। मैंने पढ़ाया था ना आइरिस में भी आपको, आप क्यों पिगमेंटेड पार्ट होता है, यस और नो? तो बेटा जो पिगमेंटेड होता है मेलानिन, ये पिगमेंटेशन का काम करता है। और पिगमेंटेशन में बेटा एक बात मैं बोल दूं, ये कौन सा कलर प्रोवाइड करता है आपको? डार्क कलर। एक हार्मोन बेटा और होता है, उसका नाम होता है मेलाटोनिन, जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होगा, जिसको बेटा मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। वो बेटा लाइट कलर प्रोवाइड करता है। मतलब मेलानिन और मेलाटोनिन, इनका बेटा जो फंक्शन होता है दोनों का, वो आपकी स्किन का कलर डिसाइड करेगा। जहां बेटा मेलानिन ज्यादा होता है उस स्किन का कलर डार्क होता है, जहां मेलानिन कम होता है उस स्किन का कलर लाइट होता है। आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, जेनेटिक्स पढ़ा है क्या कुछ? चलो कोई बात नहीं बेटा, वहां पर भी कॉन्सेप्ट काम में आएगा। स्किन कलर वाला जो जीन जो होता है ना, जीन रेगुलेशन, वहां पर भी काम आएगा। जूलॉजी में दो वर्ड याद रखो, मेलानिन जितना ज्यादा डार्क कलर उतना ज्यादा, मेलाटोनिन जितना ज्यादा लाइट कलर उतना। समझ गए ना? अब सुनो बेटा, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन यहां से अभी तक आया है बेटा, और वो सिंपल सा इतना सा ही पूछा गया है कि ये जो एमएसएच है ये किसका हार्मोन है? तो आप लोग बोलोगे ये किससे रिलीज होता है? पार्स इंटरमीडिया से। समझ में आ गया बेटा? इसके बाद सुनना, इसके बाद बेटा दो हार्मोन है आपके,
जो किससे रिलीज होते हैं? पार्स नार्वोसा से। देखो बेटा इधर पार्स नार्वोसा से बेटा कौन रिलीज होता है? ध्यान दीजिएगा इधर, पार्स नार्वोसा। सुनिए बेटा, दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं यहां से, पता है ना बेटा? सिंथेसिस नहीं बेटा, मैं लिख देता हूं। पहला वर्ड बेटा स्टोर और दूसरा वर्ड बेटा कौन? सिक्रीशन। ये दोनों के दोनों हार्मोन बेटा, इनका सिंथेसिस तो होता है हाइपोथैलेमस में। इसमें एक हार्मोन है बेटा जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो हार्मोन है बेटा उसका नाम भी आप सब जानते हो, और इसको क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। इसको बेटा पिटोसिन भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूं। ये एक बार नाम पूछ लिया गया था बेटा, आप बस एक बार सुन लो। और वैसोप्रेसिन का बेटा एक और नाम होता है, और इसको आप लोग बोलते हो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बेटा एक बात बोल दूं मैं जरा आपको, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन तो आप सबको पता होगा। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है बेटा, मुझे बताओगे जरा? क्या बेटा? ना बेटा ये मत बोलना, चलो लिख देता हूं पहले मैं। इजेक्शन ऑफ मिल्क, इसको बोले ना बेटा मिल्क रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा बेटा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये पढ़ा होगा आपने, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जब बेटा गेस्टेशनल जो पीरियड जब पूरा हो जाता है तो बेटा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में बेटा जो लेबर पेन होता है उसके लिए भी कौन ही रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन। उससे बेटा जो फीटस है वो यूट्रस से कहा जाता है बाहर, एक्सपुल हो जाता है बेटा। लेकिन एक बात बोलूं मैं आपको, एक बात बताइए मुझे जरा, एनसीईआरटी को आपने बहुत बार पढ़ा लेकिन हर बार ऑक्सीटोसिन को आपने गलत पढ़ा। बेटा एक बात बताओ, ये दोनों फंक्शन क्या मेल में होते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब मेल की बॉडी में ऑक्सीटोसिन का कोई रोल ही नहीं है? नो। हाँ कि ना? मैं बोल रहा हूं बेटा ऑक्सीटोसिन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन मेल ह्यूमन बॉडीज, यस और नो? नो। अरे बोलो ना, ये दो यस कैसे फिर बताओ? बेटा सुनो, अब मैं एक बात बता देता हूं आपको, ऑक्सीटोसिन का जो आप फंक्शन पढ़ रहे हो ना, हकीकत में ऑक्सीटोसिन का फंक्शन नहीं है, ये इसके फंक्शन के दो एग्जाम्पल है। जब आप एनसीईआरटी से ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे ना तो एनसीईआरटी में बेटा ऑक्सीटोसिन के बारे में पहली पहली लाइन लिखी हुई है, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल। कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल। स्मूथ मसल चाहे बेटा मेल की हो चाहे फीमेल की हो। अरे आपने देखो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी से जब आप ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे ना, पहले मैं लिख देता हूं बेटा इसके फंक्शन को, 3-4 स्टार लगा के। कभी उस लाइन पे ध्यान ही नहीं दिया आप लोगों ने, दिया होता तो बेटा बोलते आप। और यही फंक्शन होता है बेटा इसका, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल। समझ में आया बेटा? अब सुनिएगा जरा, यहां से मैं आपको एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाऊंगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल। सुनिए बेटा, ध्यान देना इधर, ये एनसीईआरटी ने वर्ड लिखा हुआ है और बेटा ये सच भी है। अगर आप देखो ना इजेक्शन ऑफ मिल्क, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, तो ये तो बेटा केवल फीमेल का फंक्शन है, लेकिन यूट्रस के अंदर बेटा जो मसल होती है वो स्मूथ मसल ही होती है। लेकिन बेटा मिल्क का जब इंजेक्शन जब होता है, ब्रेस्ट के अंदर बेटा जो मस्कुलर पार्ट होता है वो स्मूथ मसल ही होती है। समझ रहे हो ना बेटा? तो मेल के अंदर फिर इसका क्या रोल है? मेल की जितनी भी स्मूथ मसल है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं बेटा, ड्यूरिंग द इजैकुलेशन सेमिनल वेसाइकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एपिडिडाइमस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सीमन का बेटा जो इजैकुलेशन होता है ना
वो भी किसका फंक्शन है? ऑक्सीटोसिन का। क्योंकि बेटा सेमिनल वेसाइकल हुआ, एपिडिडाइमस हुआ, उसकी भी बेटा अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूं तो वो भी स्मूथ मसल है। जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर बेटा जो मूवमेंट होते हैं, पेरास्टालसिस मूवमेंट, कुछ नाम सुना है? वो स्मूथ मसल ही है। उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन कौन ही करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन। अब सुनना बेटा, मैं एग्जाम्पल काम में लूंगा किसका? लोकोमोशन मूवमेंट्स का। एक कॉन्सेप्ट काम में लूंगा बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का, और क्वेश्चन फ्रेम करूंगा किससे? केमिकल कोऑर्डिनेशन से। स्मूथ मसल के एग्जाम्पल बेटा दिए हुए हैं, एक चैप्टर जिसका नाम है क्या? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्मूथ मसल की बेटा वर्किंग दी हुई है, एक चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। और बेटा स्मूथ मसल का रेगुलेशन दिया हुआ है, एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जहां पर कौन दे रखा है? ऑक्सीटोसिन। जब आप स्मूथ मसल पढ़ोगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से, जब आप स्मूथ मसल पढ़ोगे लोकोमोशन मूवमेंट से, तो वहां पर बेटा कुछ स्मूथ मसल्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और इस वाले चैप्टर में क्या लिखा हुआ है कि स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बोलो ना, ऑक्सीटोसिन। तो बेटा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि बेटा मतलब उसमें एग्जांपल्स दूंगा, हाउ मेनी वाला क्वेश्चंस दूंगा, हाउ मेनी फंक्शंस आर परफेक्ट रिगार्डिंग ऑक्सीटोसिन। और बेटा पहला ऑप्शन दूंगा इजेक्शन ऑफ मिल्क, सेकंड ऑप्शन आपको रखूंगा वहां पर मैं आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन में मैं रखूंगा बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स, फोर्थ ऑप्शन रखूंगा बेटा मैं आपको पिपिलरी डायलेशन। सबका सब स्मूथ मसल है, बिना कुछ सोचे समझे आप समझ जाना बेटा इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और यही बेटा फंक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का। ये तो स्मूथ मसल के दो एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं कि ऐसे ऐसे कर रहा है, देख लो भाई। बेटा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, डॉक्टर साहब लिखा हुआ है, वर्ड मत देखो एनसीईआरटी को, मत अंडरलाइन करो, यहां अंडरलाइन कर लो। अच्छा इसको लिख रहे हो, चलो फिर ठीक है। एनसीईआरटी मत खोल के देखा करो बेटा, मैं तो बहुत बार बताता रहता हूं ना। पेज नंबर 322 पे चल रहे हैं हम लोग, है ना बेटा, लास्ट पैराग्राफ में चल रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखो इधर, यहां तो कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो इस वाले फंक्शन को मत करना बेटा आप, मतलब इसको अच्छे से पढ़ लेना। कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल, ये फंक्शन होता है ऑक्सीटोसिन का। ये इसके दो एग्जांपल है। अब स्मूथ मसल के एग्जांपल कहां है? अरे बेटा देखो, इन स्केलेटल मसल को छोड़ दो, जो बच गया ना वो स्मूथ मसल है। हार्ट पे तो कोई काम करता ही नहीं है, हार्ट तो माया हो जाएगा ना बेटा। अरे हार्ट कैसा है हमारा? फिर ठीक है, उसको भूल मत जाना। वेसोप्रेसिन, अब देखो बेटा इसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जल्दी बताओ बेटा मुझे सिंथेसिस कहां से होता है? ये बता दो ना, इसका सिंथेसिस कहां से होता है? अरे वेरी गुड, हाइपोथैलेमस से। चलो बेटा अच्छी बात है। बेटा इसका स्टोरेज और सिक्रीशन कहां से होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस से। एक ही बात है बेटा। अच्छा बेटा एक बात बताना जरा, काम कहां पे करता है? ये काम कहां पे करता है? एडीएच ना बेटा, केवल डीसीटी पे करता है क्या? अरे कलेक्टिंग डक्ट पे भी करता है। 10-10 स्टार लगा के पढ़ाया था फैजान। बेटा डीसीटी पर भी करेगा एक्ट, एंड किस पर भी करेगा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर या कलेक्टिंग डक्ट पे। लेकिन बेटा डीसीटी में इसके बिना एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, इसीलिए डीसीटी के एब्जॉर्प्शन को क्या बोले थे? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। याद है ना आपको? चलो कोई बात नहीं। डीसीटी में बेटा कहां पर अटैक किया था, कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है थोड़ा बता देते हैं। देखो बेटा इधर एडीएच क्या काम करता है, ये देखो बेटा, वैसे तो मैंने बता रखा है बट फिर भी सुन लो। ये बेटा डीसीटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये डीसीटी का प्रॉक्सिमल पार्ट है, डीसीटी का डिस्टल पार्ट है जो कलेक्टिंग डक्ट के पास में, जो लूप ऑफ हेनले के पास वो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। यहां पर रिलीज होके आता है बेटा एडीएच, और एडीएच जैसे ही आता है बेटा इस डीसीटी के ऊपर, यहां पर बेटा एक स्पेसिफिक टाइप के चैनल्स पाए जाते हैं,
उनका नाम होता है वाटर चैनल। और बेटा ये क्या करता है, इन वाटर चैनल को ओपन कर देता है। अब बेटा ये वाटर चैनल अगर ओपन हो जाएंगे तो इन, जैसे मान लो यहां पर वाटर चैनल ओपन हो गया, इस वाटर चैनल से कंटिन्यू रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका, H2O का। वाटर चैनल ओपन, इस फिल्ट्रेट में से वाटर लगातार किस में जाएगा, ब्लड में। समझ रहे हो ना। तो वाटर चैनल जैसे ओपन होते हैं बेटा क्या शुरू हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O। यस और नो। अगर बेटा ये काम शुरू हो गया रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O तो इससे दो काम होंगे। ये बेटा वाटर जा किस में रहा है, ब्लड में, तो ब्लड का वॉल्यूम तो क्या होगा, अरे बोलो ना यार, ब्लड का वॉल्यूम होगा इंक्रीज। ब्लड का वॉल्यूम हुआ इंक्रीज तो बेटा जो ब्लड का प्रेशर है जिसको आप लोग बीपी बोलते हो, वो बीपी भी क्या करेगा, बोलो बेटा, इंक्रीज होगा। और बीपी जितना ज्यादा होता है, ऐसा आपने पढ़ रखा है बेटा, GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये भी उतना ही ज्यादा होता है। बेटा GFR जानते हैं ना, GFR किसको बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, तो फुल फॉर्म हो गया। GFR का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में कौन, लंग्स, एक की दो, दोनों, अरे मैंने बोल दिया दोनों, तो दोनों। कार्डियक आउटपुट बेटा एक वेंट्रिकल के लिए यूज में आता है, बट GFR दोनों किडनी के लिए। GFR होता क्या है, 1 मिनट में दोनों किडनी जितना ब्लड को फिल्टर करती है, वो GFR होता है। अब बेटा किडनी के पास में ब्लड आता कहां से, एरोटा से। एरोटा के ब्लड के रेस्पेक्ट में आपने किसकी बात करी थी, कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, हाँ की ना। अरे बेटा अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा। अरे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो हार्ट उतने ज्यादा ब्लड को पंप करेगा। सुनो बेटा मेरी बात सुनो गौर से, ब्लड प्रेशर ज्यादा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा। कार्डियक आउटपुट ज्यादा तो आपको पता है ना बेटा, कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट किसको पहुंचता है, किडनी को। तो किडनी को ज्यादा ब्लड पहुंचेगा, ज्यादा ब्लड पहुंचेगा तो ज्यादा ही फिल्टर होगा। दैट मींस बीपी और GFR बेटा एक दूसरे के इक्वल चलते हैं। बीपी ज्यादा तो GFR ज्यादा, बीपी कम तो GFR कम। समझ रहे हो ना बेटा। अब सुनो, ब्लड वॉल्यूम तो ज्यादा हो गया, लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, ये वाटर निकला किस में से, फिल्ट्रेट में से। इसको आगे जाके क्या बन रहा है, यूरिन। यस और नो। अब ऐसे मान लो आपने यूरिन का जो वाटर है ना वो ब्लड में डाल दिया, तो यूरिन का वॉल्यूम क्या होगा, कम। समझ रहे हो ना बेटा। तो क्या हो जाएगा बोलो जरा, यूरिन का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम। यूरिन का वॉल्यूम कम तो बेटा जो मिक्चुरेशन होगा ये भी क्या होगा, कम। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, जो एनसीईआरटी में एक डिजीज दी हुई है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। एनसीईआरटी में क्या कुछ लिखा हुआ इधर ध्यान देना। आप मुझे एक बात बताइए बेटा, एडीएच का फंक्शन तो आपकी समझ में आ गया क्या काम कर रहा है। अगर मान लो बेटा एडीएच का लेवल, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल क्या हो जाए, कम, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर एडीएच का लेवल कम हो गया तो क्या कुछ होगा, मुझे एक बात बताना जरा। अगर एडीएच का लेवल कम हुआ तो क्या बेटा H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर H2O का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या अब ये H2O ब्लड में जाएगा, नहीं। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, नहीं, लेकिन यूरिन वॉल्यूम तो बढ़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा एक एक्सेसिव अमाउंट वाटर का कहां बाहर जा रहा है, यूरिन में। दैट मीन्स डिहाइड्रेशन। समझ रहे हो ना बेटा। अगर एडीएच हुआ कम तो कौन सी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, बोलो बेटा जरा, डिहाइड्रेशन। अब मैं एक बात बताऊंगा बेटा आपको, डिहाइड्रेशन का क्या नुकसान है, इधर ध्यान देना बेटा। डिहाइड्रेशन, अगर ये डिहाइड्रेशन हो गया, इधर ध्यान दो बेटा। मान लो बेटा ये बॉडी है, ठीक है,
इसके बेटा मैं हर एक 100 ml ब्लड की बात कर लेता हूं। मान लो बेटा 80 ग्राम ग्लूकोज है 100 ml ब्लड में। इमेजिन करो बेटा, ये नॉर्मल कंडीशन की मैंने बात कर ली। अब इस बॉडी में से हो गया बेटा डिहाइड्रेशन, तो जितना वाटर को बाहर नहीं जाना चाहिए था उतना वाटर बाहर चला गया। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब ये वाटर बाहर किस में से जाएगा? ब्लड में से ही तो जाता है। अरे आपकी बॉडी में बेटा वाटर किसकी फॉर्म में है? ब्लड की फॉर्म में। ब्लड का प्लाज्मा उसी के अंदर तो होता है वाटर, पता है ना बेटा। अगर मान लो यहां से वाटर बहुत ज्यादा बाहर चला गया तो अब ये कहानी रह जाएगी, ग्लूकोज तो उतना ही है, ग्लूकोज को अमाउंट तो उतना ही है, लेकिन मान लो बेटा अब ये 100 ml की जगह मान लो बेटा कितना रह गया? 50 ml। लेकिन बेटा इसमें ग्लूकोज तो इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन बेटा एक परसेंटेज ग्लूकोज जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या बोल रहा चाह रहा हूं? देखो दो तरीके की डायबिटीज होती है। एक तो बेटा देखो ये बॉडी ये 100 ml ही है, लेकिन ये जो लेवल है ये हो जाए मान लो 200 ग्राम, इसका नाम होता है डायबिटीज मेलाइटस। ये कब होता है बेटा? इसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ है, इसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है बेटा, इसमें ग्लूकोज का लेवल तो उतना ही है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में बेटा जो वाटर का अमाउंट है वो क्या हो गया? रिड्यूस। लेकिन बेटा अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं आपसे, तो इसमें ग्लूकोज का लेवल ही इंक्रीज हो गया है। यहां पर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज, यहां पर परसेंटेज ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज। और यह कहानी होती है बेटा एडीएच की कमी से, और यह जो कहानी है ना बेटा यह होती है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन कम हो जाता है तो हम बेटा ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाते, और ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाते तो ग्लूकोज किस में पड़ा रहता है? ब्लड में। इसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस और इसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दोनों डिजीज दी हुई है कि बेटा अगर एडीएच का लेवल कम हो तो उससे बेटा जो डायबिटीज होती है उसका नाम क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। क्या उसमें बेटा ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ? नहीं, परसेंटेज ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ है। समझ रहे हो ना? ग्लूकोज तो वही था लेकिन डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन हो गया तो पहले जितना ग्लूकोज एक पर्टिकुलर एरिया में था या ब्लड में था, अब उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? परसेंटेज में इंक्रीज हो चुकी है। समझ रहे हो ना बेटा? समझ में आया? चलो अच्छी बात है। ये बच्चों के समझ में नहीं आता मेलाइटस क्या होता है, इंसिपिडस क्या होता है, बट कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी समझ में तो जब आता जब बेटा समझाने वाले को पता हो। गलती नहीं थी तुम लोगों की बेटा, किसी की गलती नहीं है। चलो इधर देखो, पता भी होगा ऐसा नहीं है। एडीएच कम तो डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन होगा तो परसेंटेज ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। डिजीज का नाम बोलो, डायबिटीज इंसिपिडस। समझ में आ गया बेटा? और इंसुलिन के कम होने से कौन सी होती है? डायबिटीज मेलाइटस। गुड। अब देखो बेटा मैंने आपको दो काम कर दिए, एक्सक्रीशन का भी बेटा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, ठीक है। अब एक बात और बता दूं, चलो आपको एक्सक्रीशन का एक क्वेश्चन यहां पर काम में ले लेता हूं, कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा। बेटा एडीएच ने ना डायरेक्ट किस पर अटैक किया है? वाटर पे। और मैं एक बात बता दूं बेटा कि वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए तीन चीजें होती है, एक बात याद रख लो। एक्सक्रीशन का कॉन्सेप्ट साथ साथ में क्लियर करा रहा हूं तुम्हारा। क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और वाटर, इन तीनों के रीअब्जॉर्प्शन के लिए बेटा हमारी बॉडी एनर्जी खर्च नहीं करती। बेटा H2 के लिए भी पानी एनर्जी खर्च करना पड़ता है, काहे के डेवलप है फिर हम, आप समझ रहे हो ना। और बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का क्यों नहीं होता बताएगा मुझे कोई बच्चा? 302 MA कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, मैंने बोला है बेटा कि इनका जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो पैसे होता है। कैसे? कुछ याद आ रहा है? क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, चलो बेटा मैं याद दिलाता हूं, इधर ध्यान दो। कुछ मैं जो वर्ड बोल रहा हूं कुछ हाथ पल्ले तो पड़ रहे हैं ना तुम्हारे, जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अरे क्लोराइड, बाइकार्बोनेट कुछ ऐसे वर्ड सुने हैं क्या किसी जमाने में? कोई बात नहीं, पेज नंबर 275 सुन लो बेटा, लिख दिया ले बेटा, क्यों घबरा रहा है?
एक टॉपिक था सिग्मॉइड कर्व के बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। CO2 आया था आरबीसी में, H2O से बाइंड किया था, कार्बोनिक एसिड बनाया था H2CO3। याद आ रहा है कुछ देर बाद दोनों ने अलग होने का डिसीजन लिया, H+ अलग और HCO3- अलग। HCO3- के लिए आरबीसी की परमेबिलिटी ज्यादा थी, आरबीसी को धोखा दिया और प्लाज्मा में चला गया था। याद आ रहा है प्लाज्मा में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था, यह बात देखा ना गया NaCl से, और NaCl ने अपने क्लोराइड को कहां भेज दिया था? आरबीसी में, क्लोराइड शिफ्ट। याद आ रहा है और ये आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गैसियस ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ना बेटा, वो डिफ्यूजन से होता है, और डिफ्यूजन एक कैसा प्रोसेस है? पैसिव। कुछ समझ में आ रहा है आपके? नहीं आया समझ? कोई बात ना बेटा, कुछ दिन का वक्त दो, आएगा समझ। और इतना याद रख लो बेटा कि H2O के रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी एनर्जी खर्च नहीं करती, और एडीएच ने डायरेक्ट किस पर वर्क किया? H2O पर। तो बेटा इसका रीअब्जॉर्प्शन कैसा हुआ? पैसिव, एक्टिव नहीं हुआ। लेकिन एल्डोस्टेरोन की बात करूं मैं, एल्डोस्टेरोन बेटा डायरेक्ट वाटर चैनल को ओपन नहीं करता। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? Na+ का करवाता है रीअब्जॉर्प्शन और K+ का सिक्रीशन। Na+ का रीअब्जॉर्प्शन मतलब Na+ को फिल्ट्रेट से कहां लेके आएगा? ब्लड में। और Na+ जहां वाटर वहां आएगा वाटर ही, काम सेम होगा, बट दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। एल्डोस्टेरोन काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप पर, और बेटा एडीएच काम करता है किस पर? वाटर चैनल पर। तो बेटा वो जो सोडियम पोटेशियम पंप का जो वर्किंग होता है ना, वो बेटा पैसिव नहीं होता, एक्टिव होता है। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, एल्डोस्टेरोन एक्टिवली एक्ट ऑन रीनल ट्यूब्यूल्स। और बेटा ये लाइन लिखी हुई है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, पेज नंबर 295-296। वहां लिखा हुआ है बेटा ये कि एल्डोस्टेरोन एक्टिवली फंक्शन ऑन रीनल ट्यूब्यूल्स, और एडीएच में लिखा हुआ है पैसिवली फंक्शन। पैसिव भी होता है बेटा, इसका डायरेक्ट वाटर चैनल पर एक्ट करता है। समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो भूल जाओ बेटा, अपना चैप्टर पे आ जाओ, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कहां से रिलीज हुआ, कहां से सीक्रेट हुआ, कहां पर एक्ट हुआ, कैसे एक्ट हुआ, क्या काम किया? डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, बस खत्म। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? अब बेटा नेक्स्ट जो हम ग्लैंड पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा थाइमस। थाइमस से बेटा मैं पीनियल को पढ़ा देता हूं आपको। पीनियल ग्लैंड बेटा मैंने FSS-LH को पढ़ाया आपको, ठीक है। देखो बेटा पीनियल ग्लैंड के बारे में सबसे पहली तो वही बात बेटा, इसकी पोजीशन। सुनो बेटा एक बात बता देता हूं मैं आपको, यहां पर ध्यान दीजिएगा पोजीशन के बारे में। मैंने आपको बेटा एक ऐसी कहानी कुछ बताई थी ब्रेन वाले चैप्टर में, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ये कौन सा सरफेस था बेटा? वेंट्रल सरफेस। और ये कौन था बेटा? डॉर्सल सरफेस। याद है ना आप सबको? मैंने बोला था बेटा इसको ऐसे ना देख के ऐसे देखिएगा आप। तो बेटा देखो जरा इधर, ये डॉर्सल सरफेस, और डॉर्सल सरफेस में बेटा एनसीईआरटी क्या कुछ कहती थी कि हाइपोथैलेमस के ऊपर, अबव द हाइपोथैलेमस। अब बेटा अबव द हाइपोथैलेमस बोल दो चाहे बिलो द एपिथैलेमस बोल दो, एक ही बात है। हाइपोथैलेमस के ऊपर होना, एपिथैलेमस के नीचे होना तो है, समझ रहे हो बेटा? तो ये जो ग्लैंड है इसका नाम होता है पीनियल ग्लैंड। बेटा इसको किसी जमाने में थर्ड आई भी बोलते थे। क्यों बोलते थे थर्ड आई? मैं बताऊंगा, जरा देखो इसके बारे में, बहुत प्यारी ग्लैंड है बेटा। पीनियल ग्लैंड जो होती है ना, देखो जरा, ये कंप्लीट बेटा जोन, ये वाला एरिया यहां पर होती है एग्जैक्ट, बिल्कुल एकदम प्लेट के जस्ट नीचे। पीनियल ग्लैंड बेटा एक ऐसी ग्लैंड है
जिसको अंधेरा बहुत पसंद है, तो इसको थर्ड आई बोले। जैसे आपकी आई रिलैक्स कब होती है? डिम लाइट हो, बस शांत हो जाओ। बेटा सुनिएगा जरा, पीनियल ग्लैंड बेटा लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, हद से ज्यादा। मतलब एक बात बोल दूं, इसकी और लाइट की दुश्मनी है, इसको अंधेरा बहुत पसंद है। आप बोलोगे सर अंधेरा पसंद से मतलब क्या? मैं बताता हूं बेटा। पीनियल ग्लैंड जो होती है ना, जितना ज्यादा डार्क जोन में रहती है, मतलब जहां पर लाइट कम होती है, उतनी ज्यादा एक्टिव होती है। और बेटा ये जितनी ज्यादा एक्टिव होती है, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम होता है मेलाटोनिन। आपने कभी ऐसा सुना कि धूप में मत निकल तू काला हो जाएगा? वो कैसे हो जाएगा मैं बताता हूं आपको। कि बेटा मैंने क्या बोला कि इस पीनियल ग्लैंड को अंधेरा बहुत पसंद है। ये जितने ज्यादा बेटा डार्क लाइट में होती है, उतनी ज्यादा एक्टिव होती है, उतना ही इससे ज्यादा एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन को बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि मेलानिन के अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करता है। समझ रहे हो ना बेटा? तो इसका मतलब मेलानिन ने अगर आपको डार्क कलर प्रोवाइड किया था, तो मेलाटोनिन आपको लाइट कलर प्रोवाइड करेगा। बोलोगे सर सिर्फ इतना सा? ना बेटा, ये लाइट कलर तो एक बहाना है, पिगमेंटेशन तो एक बहाना है। हकीकत में क्या करती है सुनना बेटा मेलाटोनिन। कि बेटा सुनना जरा, अपने आपको क्या बोला कि पीनियल ग्लैंड डार्क जोन में बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, मेलाटोनिन को रिलीज करती है। अब बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, मेलाटोनिन क्या करता है। मेलाटोनिन ना केवल बेटा आपको लाइट कलर प्रोवाइड करता है, मेलाटोनिन का बेटा मेटाबॉलिज्म में भी बहुत बड़ा रोल है। और बेटा आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेलाटोनिन ने बॉडी का कलर अगर डिसाइड कर दिया, स्किन का अगर पिगमेंटेशन अगर डिसाइड कर दिया, तो आपको पता है ना बेटा स्किन के पिगमेंटेशन पर टेम्परेचर भी बेस होता है। अरे बेटा ब्लैक जितना ज्यादा होगा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसको गर्मी फील होगी कि नहीं होगी? मेरी बात समझ में? तो ना केवल बेटा मेलाटोनिन ने लाइट कलर किया, लाइट कलर की आड़ में उसने पिगमेंटेशन को रेगुलेट किया, पिगमेंटेशन रेगुलेट किया, दैट मींस उसने बेटा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने से क्या हुआ सुनना, फीमेल की जो ओवेरी होती है ना बेटा, मेल का टेस्टिस तो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, समझ रहे हो ना? वो टेम्परेचर रेगुलेशन की वजह से होता है। लेकिन फीमेल की जो वो ओवेरी जो होती है बेटा, वो एब्डोमिनल कैविटी में होती है, और वो टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। चाहे बेटा मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, गैमेट बेटा फॉर्मेशन जो होता है ना, वो टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ना केवल बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं सुन रहे हो मेरी बात, ना केवल बेटा पिगमेंटेशन को डिसाइड करती है, पिगमेंटेशन की वजह से इन्होंने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया, बॉडी टेम्परेचर की आड़ में इन्होंने बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट किया। समझ रहे हो ना? अगर थोड़ा बहुत भी मेलाटोनिन अगर इधर उधर हो गया ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्फ्लुएंस हो जाती है बेटा। इन्फ्लुएंस का मतलब मीनोरेजिया हो जाता है, जितना ब्लड बाहर नहीं आना चाहिए मेंस्ट्रुअल उससे ज्यादा ब्लड बाहर आता है। ओलिगोमिनोरिया हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 मंथ्स में 29 डेज का होता है बेटा, 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक नहीं आ रही। एमिनोरिया भी हो जाता है, 1 साल तक पीरियड्स नहीं आ रहे। डिस्मिनोरिया भी हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में पेन होता है, दैट मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन। और यही बेटा एक कल्चर है जिसे बोलते हैं ना कि हिजाब पहनना, दैट मींस वे ऑफ रेगुलेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड। ये यहां पहनोगे डार्क जोन में रहेगा, डार्क जोन में रहेगा मेलाटोनिन बेटा जितना इक्वल अमाउंट है उतना रहेगा। दैट मींस ना केवल टेम्परेचर रेगुलेशन होगा, ना केवल बेटा उससे क्या बोल रहा हूं मैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन होगा, स्किन का कलर लाइट होगा जो होगा। और उसके बाद एक बात और सुन लो, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis। अगर बेटा गैमेट का फॉर्मेशन बॉडी नीड के इक्वल है, तो बेटा इनके रेगुलेशन से जो आपका स्लीप वेक साइकिल जो होता है, जब तक आपके मन में उल्टे सीधे थॉट्स नहीं है ना, आपकी स्लीप वेक साइकिल को कब आपको सोना है कब जागना है उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं कर सकता बेटा। समझ रहे हो ना? नींद आ रही थी, उल्टा सीधा कुछ देखा सुना, नींद भाग गई, बिकॉज बेटा मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस हुआ। समझ रहे हैं आप मैं जो कुछ क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो बेटा, पिगमेंटेशन तो एक बहाना था, करना था बेटा टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन की आड़ में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट किया। और बेटा अगर ये सब कुछ ठीक ठाक था,
तो बेटा फिर आपका स्लीप वेक साइकिल का रेगुलेशन, जो आप 24 आवर्स का जो आपका डे रिदम होता है, कब सोना है कब जागना है, समझ रहे हो बेटा, इस हर एक चीज को डिसाइड करती है पीनियल ग्लैंड। कल्चर अलग अलग बेटा, एक कल्चर में हिजाब पहनना है, एक कल्चर में तिलक लगाना है, दोनों काम एक ही करते हैं। तो तिलक लगाते हैं ना बेटा, वो भी रेड कलर का शो होता है। रेड कलर मींस जो रेड कलर को रिफ्लेक्ट करे, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। जब वो एंटर नहीं हो रहा तो और किसी की तो औकात ही नहीं है। दैट मीन्स बेटा तिलक लगाने से भी जो पीनियल ग्लैंड है वो डार्क जोन में रहती है। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पता तुमको सब था, लेकिन रीजन नहीं पता था, आज मैंने बता दिया। बट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेलाटोनिन। एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो लाइन 3 लिख रही है, लेकिन जो मैंने बोला है वो सब कुछ लिखा हुआ है। देखो बेटा इसका फंक्शन, एक बात तो ये लिखा देता हूं बेटा, डार्क जोन, डिम लाइट, उतना ही ज्यादा पीनियल ग्लैंड क्या रहता है? बोलो बेटा एक्टिव। ये जितना ज्यादा एक्टिव, यहां से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम होता है बेटा मेलाटोनिन। अब इस मेलाटोनिन का बेटा मैं जो आपको फंक्शन बताऊं तो ध्यान देना बेटा, इधर क्या क्या फंक्शन है इसका। 1 मिनट रुक जाओ बेटा। मेलाटोनिन का फंक्शन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स डे रिदम, और बेटा मैं करके लिख सकता हूं रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल। आगे बेटा एनसीईआरटी लिखती है मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस, अगर एक कम ज्यादा हो जाए तो बेटा किस किस को इन्फ्लुएंस कर सकता है? बेटा ध्यान देना इधर, मेटाबॉलिज्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन के बाद बोलो बेटा बॉडी टेम्परेचर। बेटा एक बात बताओ, एक फंक्शन और रह गया इसका। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और इसके में बेटा आपने स्किन के बारे में पढ़ा होगा, और स्किन को आपने पढ़ा होगा कि स्किन एक फिजिकल बैरियर होती है जो पैथोजन से आपको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। पढ़ा है ना बेटा ऐसा? अब एक बात बताओ, ये जो मेलानिन है ये स्किन पर ही तो होता है। अरे मेलानिन मेलाटोनिन दोनों को दोनों बेटा किस पर फंक्शन करते? स्किन पर करते ना बेटा। अरे पिगमेंटेशन को दोनों तो डिसाइड करते हैं। अगर मेलाटोनिन ज्यादा तो लाइट कलर। बट बेटा एक बात बोलूं मैं, लाइट कलर का एक नुकसान भी है, पता है क्या? मेलानिन ज्यादा होता है ना, इसका कलर डार्क रहता है। मेलानिन जितना ज्यादा होता है ना बेटा, पैथोजेंस को एंटर होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जिनका बेटा लाइट कलर होता है ना, वो पैथोजेंस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है बेटा? थोड़ा सा वीक होता है। तो बेटा ये किसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है? डिफेंस कैपेबिलिटी को। आपकी बॉडी की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है ना, उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता। मत भूलना बेटा, डिफेंस कैपेबिलिटी। समझ में आ गया बेटा इतना? एक दूसरे से रिलेट है बेटा। पिगमेंटेशन से बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से मेंस्ट्रुअल साइकिल, और बेटा डिफेंस कैपेबिलिटी तो आपको पता ही है। आप जानते हो बेटा, स्किन की बात आएगी
तो डिफेंस कैपेबिलिटी की बात तो आएगी आएगी। फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ बॉडी। कोई दिक्कत बेटा किसी को यहां तक? तो एक कौन सी ग्लैंड हो गई बेटा? पीनियल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो ग्लैंड है, क्या हुआ? जल्दी नोट करो। बेटा आगे चले। बेटा जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, तो मैं एक पेज और लिखाऊंगा। मैंने आपको बोला था ना कि जैसे ग्रोथ हार्मोन केवल ग्रोथ नहीं करता बेटा, थायरोक्सिन भी करता है। तो जितने भी कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चंस है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, ग्लूकोज को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है, समझ रहे हो बेटा, मेटाबॉलिज्म को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है, एक साथ सबको लिखाऊंगा मैं। और कंट्रोवर्सी भी कराऊंगा बेटा कि अगर एक चूज करना पड़ जाए तो किसके साथ जाओगे। जैसे ग्रोथ हार्मोन भी ग्रोथ करता है, थायरोक्सिन भी करता है, अब दोनों में से कोई एक आ गया तो फिर किसके साथ जाओगे। तो बेटा मैं एक पेज लिखाऊंगा लास्ट में, अच्छे से आप परेशान नहीं होना किसी भी नाम से ना। इधर देखो बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट जो ग्लैंड है बेटा, उसका नाम है बेटा थाइमस। बहुत प्यारी ग्लैंड है बेटा, इस पर रिसर्च अभी बहुत जारी है, कोशिश की जा रही है कि इसको रिड्यूस होने से रोका जाए एज के साथ साथ। बताता हूं बेटा ये क्या काम करती है, ध्यान देना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो बेटा इसका पोजीशन जान लेते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन। देखो बेटा सुनो कहां पर होती है। आपने कुछ ऐसा सुना पढ़ा होगा कभी, ऐसा कुछ बेटा पढ़ा है कोई ऑर्गन? चलो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ हार्ट वार्ट होता है ऐसा, दोनों लंग्स हार्ट बीच में, यहां पर आगे कौन? रिब्स, स्टर्नम, ठीक है बेटा। तो थाइमस होता कहां है? ये जो हार्ट है ना बेटा, हार्ट यहीं से तो निकलता है, एरोटा निकलता है ना बेटा, एकदम बेटा ऐसे बोलते हो हार्ट की वेंट्रल सरफेस पर, या जो एरोटा है ना बेटा उसकी वेंट्रल सरफेस पर। जैसे हार्ट है बेटा, जैसे ये हार्ट मान लो हार्ट है, यहां पर जो है वेंट्रल सरफेस ही तो हुई, लेकिन यहां पर कौन है? स्टर्नम। तो स्टर्नम की कौन सी सरफेस हो गई? डॉर्सल। समझ रहे हो ना बेटा, दोनों लंग्स के बीच में ये होता है बेटा थाइमस की पोजीशन। कहां पर समझ में आया? वेंट्रल टू, किसके वेंट्रल होता है? हार्ट के। और डॉर्सल किसके? और दोनों लंग्स के, ठीक है। हार्ट बोल दो बेटा, एरोटा भी आ जाएगा। डॉर्सल सरफेस कहां है बोलो बेटा? डॉर्सल सरफेस ऑफ स्टर्नम एंड बिटवीन टू लंग्स, ये बेटा इसका पोजीशन है। एक बात बेटा और बता देता हूं मैं आपको, इसका थोड़ा रिलेशन बता देता हूं कि एज और बेटा कौन? थाइमस। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना बेटा, वैसे वैसे थाइमस जो ग्लैंड है ना, उसका जो साइज है वो क्या होता चला जाता है? कम। अब बेटा क्या इसके फायदे हैं? अगर थाइमस का साइज कम हो रहा है इससे क्या नुकसान होगा बेटा, मैं आगे बताऊंगा। पहले इतना सीख लो कि थाइमस करता क्या है। देखो इधर, अगर बेटा मैं आपसे थाइमस की बात करूं तो इस थाइमस से एक हार्मोन रिलीज होता है बेटा, नाम तो सब जानते ही हो, थाइमोसिन। ये जो थाइमोसिन होता है ना बेटा, ये इसका बेटा इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है। आपकी बेटा जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है ना, नाम बताओगे मुझे कोई? एक तो कौन सी लिम्फोसाइट?
वेरी गुड। और एक कौन? बी लिम्फोसाइट। वेरी गुड बेटा। सुनो बेटा क्या क्या काम करता है ये। थाइमोसिन जो हार्मोन है बेटा, ये आपका टी लिम्फोसाइट में दो काम करवाएगा। पहला तो बेटा ये करवाता है प्रोडक्शन, या बेटा मैं डेवलपमेंट लिख देता हूं, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। बेटा जो आपकी टी लिम्फोसाइट का आपने बेटा टाइप्स पढ़े होंगे, इनका बेटा जो डिफरेंशिएशन जो होता है, कि बेटा कब तो टी किलर बनना है, कब बेटा टी हेल्पर बनना है, और कब टी सप्रेसर बनना है। जानते तो बेटा, ये नाम तो सुने हैं ना, ये पैथोजन को सप्रेस करती है, ये हेल्प करती है, टी किलर को इंफॉर्मेशन देती है कि पैथोजन है उसको किल कर दे। समझ रहे हो बेटा। और आपको एक बात भी आपने सुना होगा कि टी लिम्फोसाइट से बेटा जो इम्यूनिटी मिलती है उसका नाम होता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। तो बेटा सेल मीडिएट इम्यूनिटी को कौन डेवलप कर रहा है? थाइमोसिन। कैसे बेटा? टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट कर रहा है, मैच्योरेशन कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा है। टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, ये सब किसकी देन है बोलो बेटा? थाइमोसिन की। इसके अलावा बेटा बी लिम्फोसाइट पर भी काम करता है, और बी लिम्फोसाइट से बेटा क्या करवाता है ये? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बेटा एंटीबॉडीज का नाम सुना है आपने? आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए सुना होगा बेटा। वो कौन ही करवाता है? थाइमोसिन। और बेटा एंटीबॉडीज से बेटा जो इम्यूनिटी मिलती है उसका नाम क्या होता है? बताओगे मुझे जरा कोई? वेरी गुड बेटा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, या इसको बोलते हैं बेटा आप लोग एंटीबॉडीज मीडिएट इम्यूनिटी। तो बेटा मैं एक बात बोलूं आपको, आपने चैप्टर पढ़ा होगा 12th क्लास में, मोस्टली बेटा इन दो से मिलकर बन जाती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यही तो होता है। तो बेटा इस थाइमोसिन के रेस्पेक्ट में हम इसको एक नाम और देते हैं, और वो बहुत प्यारा सा नाम है बेटा, जो कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। इस थाइमोसिन को बेटा आप लोग बोलते हो थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। थ्रोन का मतलब समझते हो ना? सिंहासन, वो राजा बैठता है उस पे, ये राजा है बेटा आपकी इम्यूनिटी का। नाम क्या है इसका? थाइमोसिन, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। ये वर्ड बेटा आया था बीएचयू में। ठीक है डॉक्टर साहब। और हो भी क्यों ना। अब आप तुम बोलो मुझे कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है थाइमस ग्लैंड क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो बेटा अगर ये थाइमस ग्लैंड का अगर साइज रिड्यूस होगा तो इम्यूनिटी भी क्या होगी? बोलो बेटा, बोलो ना, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तभी तो मरते हैं बेटा। और क्यों मरते हैं आपको क्या लगता है? अरे बेटा अगर इसको अगर रोक लेना तो आदमी की एज बढ़ जाएगी। मजाक नहीं है, चल रहा है इस पे काम। एजिंग जीन डिसाइड करते हैं इसको। अगर हमारा बेटा जो बॉडी में सेलेसेंस हो रहा है हम जो वीक हो रहे हैं ना, जैसे 25-30 के बाद फिर धीरे धीरे रिड्यूस होते चले जाते हैं, वो थाइमस का रोल है बेटा। इसको अगर चल रहा है कुछ, देखो इसको रोक सकें तो कोई बात नहीं बेटा। तुम्हारे टाइम तक तो नहीं होगा, तुमको जाना है, खैर परेशान मत होना। सबको जाना जरूरी है बेटा। जितना आना जरूरी है उससे ज्यादा जाना जरूरी है, वो सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। हाँ बेटा।